So before we complete, there are five questions which are remaining. We'll first complete one theory topic. Actually दो theory topic बाकी है हमारे. एक है sharpness of resonance जिसको Q factor बोलते हो, और एक है choke coil. Choke coil ये आप खुद करोगे क्योंकि it is just 3 to 4 lines. That is reading assignment. So always remember a topic which I normally give for reading assignment are irrelevant, not very important. तो आप खुद पढ़ लोगे और करना भी चाहिए वैसे एक्चुअली. So we'll start with sharpness of resonance. Sharpness of resonance, जिसको आप Q factor भी बोलते हो. Q factor. You can also say this is quality factor basically of an AC circuit. अब ये exactly क्या है, ध्यान दोगे तो समझेगा, और थोड़ा सा टेक्स्ट बुक में करेक्शन है, इसलिए जानबूझ के नोट्स भी मैंने वैसे के वैसे दे दिए, सो दैट यू विल करेक्ट इट हियर एंड यू विल रिमेम्बर कि क्या गलती थी. तो ये जो Q फैक्टर है या फिर शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है, ये हम नॉर्मली डिफाइन करते हैं फॉर सीरीज एलसीआर सर्किट. रेजोनेंट सर्किट दो टाइप के थे, नाम में ये ना शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट रेजोनेंट सर्किट्स. एंड वी हैव सीन दैट रेजोनेंट सर्किट आर ऑफ टू टाइप. एक था सीरीज एलसीआर जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, और एसी वोल्टेज इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट. और आपको भी याद होना चाहिए इन दिस केस, इन केस ऑफ सीरीज रेजोनेंस, व्हेन XL इज इक्वल टू XC, मतलब जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू सेम हो जाता है तो इम्पिडेंस मिनिमम हो जाता है, Z इक्वल टू R, क्योंकि Z होता है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर. लेकिन जब XL और XC की वैल्यू सेम हो गई, उस केस में Z की वैल्यू R बन जाती है, उसको तुम बोलते हो मिनिमम. तो इम्पिडेंस इज मिनिमम, मतलब करंट विल बी मैक्सिमम. तो ये जो रेजोनेंस होता है ना सीरीज एलसीआर में, इस रेजोनेंस सर्किट में करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है. डू नॉट फॉरगेट, इम्पिडेंस की वैल्यू मिनिमम होती है, करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है. इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट, क्योंकि ये सर्किट सिर्फ रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से एसोसिएटेड करंट जो होता है उसको पास करता है, बाकी सबको ब्लॉक करता है. मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा, बट देन यू हैव टू फर्स्ट रिमेंबर दिस थिंग्स. तो सीरीज एलसीआर सर्किट जिनको नहीं याद उनके लिए मैं सीरीज एलसीआर सर्किट भी दिखा देता हूँ. तो सीरीज एलसीआर सर्किट में यू हैव समथिंग लाइक दिस. There is L, there is C capacitor, okay, there is C, and of course there is a resistance. ज्यादा डिटेल हम लोग नहीं जाने वाले, ऑलरेडी वी हैव डन दिस थ्राइस और 4 टाइम्स मे बी. तो यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, L, C और R. यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप EMF is EL, यहाँ पे EC, यहाँ पे ER. नो लीड नो लैग, current and EMF are in phase across R. Across L, EMF leads, current lags, EMF leads by 9 degree pi by 2. और across C, current leads, EMF lags, राइट. और हमने यहाँ पे कनेक्ट करके रखा था एक AC सोर्स. तो जब रेजोनेंस होगा मतलब जब बेसिकली होता क्या है, जिनको रेजोनेंस ही याद नहीं मैं उनके लिए बता देता हूँ. एसी सर्किट में ना जो तुमने सप्लाई दिया है वो होता है E0 साइन ओमेगा टी. ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसका रिलेशन है लीनियर फ्रीक्वेंसी के साथ 2πf. तुम f वेरी करोगे तो ओमेगा वेरी होगा, राइट. अगर ओमेगा वेरी होगा तो अगर आपको याद है इस सर्किट का इम्पिडेंस क्या था, तो ये सब याद होना चाहिए. You should know EMF is I upon impedance, that is R square plus XL minus XC square, where XL is called as inductive reactance, which is the resistance offered by inductor to AC current. XC is called as capacitive reactance, which is the resistance offered to AC current by capacitor. और आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए. You should remember that XL is omega L and XC is 1 upon omega C. बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, क्योंकि रेडियो का ट्यूनिंग, रेडियो बॉक्स जो घर में पुराने जमाने में रेडियो बॉक्स होता था वो यही था एलसीआर सर्किट. मैंने बताया भी था इन वन ऑफ माय लास्ट लेक्चर्स. तो जब तुम नॉब घुमाते हो, तुम ट्यून कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू लिसन टू सम पर्टिकुलर स्टेशन,
तो तुम बोलते हो ना 95.8 ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, होता ना। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन होते हैं ना, 99.4 एफएम, 100.1 एफएम, वो क्या बता रहे हैं तुमको, फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं। तो जब तुम नॉब घुमाते हो तो तुम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो। तो जैसे ही उस रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी और सर्किट की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, रेजोनेंस होता है एंड यू गेट वेरी क्लियर साउंड, करेक्ट। तो जब तुम नॉब घुमाते हो तुम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो, ट्यून कर रहे हो। तो फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो, तुम ओमेगा चेंज कर रहे हो, तुम ओमेगा चेंज कर रहे हो तो तुम एक्स एल और एक्स सी की वैल्यू चेंज कर रहे हो, तुम ये चेंज कर रहे हो मतलब तुम इम्पेडेंस चेंज कर रहे हो। क्योंकि everything related, you change f, you change omega, you change xl and xc, xl and xc चेंज हुआ मतलब इम्पेडेंस चेंज होगा, इम्पेडेंस चेंज हुआ तो करंट चेंज होगा, कोई करंट एंड इम्पेडेंस आर रिलेटेड टू ईच अदर, बराबर, सही है, बराबर। व्हाट इज ओम्स लॉ, v इक्वल टू आई, हाँ वेरी गुड, तो e इक्वल टू आई जेड। मैंने क्या लिखा है, क्या लिखा है मैंने, बराबर लिखा है क्या, हाँ नहीं बराबर है ये, इज दिस करेक्ट, e इक्वल टू आई जेड, तो व्हाट इज आई, e इक्वल टू आई जेड, तो व्हाट इज आई, e बाय जेड। तो मैंने कहाँ सही लिखा, मैंने गलत लिखा ना, ऐसा होना चाहिए था ना, ये जेड होता है कि नहीं, हाँ तो ध्यान दो, हर चीज पे ध्यान होना चाहिए। तो तुम जब एक्स ओमेगा चेंज करोगे तो इम्पेडेंस चेंज होगा, इम्पेडेंस चेंज होगा मतलब कौन चेंज होगा, करंट। तो जब इम्पेडेंस का वैल्यू मिनिमम होगा तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि इनवर्स रिलेशन आता है। और हमने इसमें ग्राफ भी ड्रॉ किया था, ये ऐसा ग्राफ। और अगर आपको याद होगा, आपने एक्स एक्सिस से प्लॉट किया था फ्रीक्वेंसी, कौन सा फ्रीक्वेंसी, लीनियर। अब मैं प्लॉट कर रहा हूँ एंगुलर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओमेगा इज 2 पाई है, सिर्फ 2 पाई का डिफरेंस है, तो ग्राफ सेम रहेगा। तो तुम करंट वर्सेस लीनियर फ्रीक्वेंसी प्लॉट करो, या फिर तुम करंट वर्सेस एंगुलर फ्रीक्वेंसी प्लॉट करो, ग्राफ विल बी द सेम, करेक्ट। तो रेजोनेंस पे जैसे एफ इक्वल टू एफ आर पे, वैसे ही ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर पे। रेजोनेंस पे क्या होगा, रेजोनेंस पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी क्योंकि इम्पेडेंस क्या है, मिनिमम। व्हाट इज पावर ऑफ अ सर्किट, E into I in general, ERMS IRMS ठीक है, in general it is E into I. So when you change frequency, you change omega. When you change omega, you change XL XC. When you change XL XC, you change impedance. When you change impedance, actually you are changing current. When you change current, मतलब you are changing power, right? तो अब इसको थोड़ा अलग तरीके से सोचो। रेजोनेंस पे इम्पेडेंस मिनिमम हो रहा है, करंट मैक्सिमम हो रहा है, सही है, लेकिन करंट के साथ साथ पावर भी मैक्सिमम हो रहा है। So this is one of the most important thing that at resonance, LCR की बात कर रहा हूं मैं, सीरीज LCR की, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पैरेलल सर्किट। LC सर्किट था ना, पैरेलल रेजोनेंस, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सीरीज की कर रहे हैं। तो एट रेजोनेंस पावर इज ऑल्सो मैक्सिमम, पावर इज ऑल्सो मैक्सिमम, पी मैक्स, राइट, गुड। व्हाट इज पावर, अभी तुमने बताया, हाँ। तो पावर कब मैक्सिमम होगा, जब करंट और ईएमएफ दोनों की वैल्यू मैक्सिमम होगी, सही है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, आई नॉट। व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ई नॉट। तो व्हाट इज पावर, मैक्सिमम पावर ई नॉट, आई नॉट, सही, बराबर। तो ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है मतलब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर, क्या करस्पॉन्ड करता है, मैक्सिमम पावर, पी मैक्स, राइट। हमको शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस डिफाइन करना है, क्यू फैक्टर। इसके लिए हम लोग ऐसे फ्रीक्वेंसी ढूंढते हैं, रिमेंबर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम पावर। हमको क्यू फैक्टर डिफाइन करना था, उसके लिए हम ऐसा फ्रीक्वेंसी ढूंढते हैं एट विच द पावर इज हाफ ऑफ इट्स पीक वैल्यू, पावर इज हाफ ऑफ इट्स पीक वैल्यू, पावर इज हाफ ऑफ इट्स पीक वैल्यू। तो इमेजिन कि कोई फ्रीक्वेंसी होगा, सम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, for which the power here is half of peak value, मतलब p max by 2। अभी जगह नहीं मेरे पास इतने की, तो इमेजिन कर लेना, this is that particular frequency at which the power is half of peak value। अभी आपका जो टेक्स्ट बुक
मतलब मेरे नोट्स, क्योंकि वो मैंने चेंज नहीं किया, डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में उठा के डाल दिया। वहां पे ना इसी चीज को लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। व्हाट दे आर टेलिंग यू देयर इज द फ्रीक्वेंसी। अच्छे से देखो क्या बोला है उन्होंने, द फ्रीक्वेंसी एट विच एट विच एट विच द सिग्नल इज, ऐसा लिखा होगा, द सिग्नल इज पीक वैल्यू बाय रूट टू। क्या लिखा होगा? पीक वैल्यू बाय रूट टू। मैं बताता हूँ, एग्जैक्ट सेंटेंस बताता हूँ मैं। वो जो मैंने आपको नोट्स दिए ना, उसमें एक जगह पे ऐसा लिखा है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस में लिखा हुआ है, सपोज वी चूज अ वैल्यू फॉर ओमेगा for which the amplitude is 1 by root 2 times the maximum value, the power dissipated by the circuit becomes half। लिखा है ऐसा, लिखा है सबसे आखिरी में। क्या लिखा है? सपोज वी चूज अ वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर विच द एम्पलीट्यूड इज 1 by root 2 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। मैंने क्या बोला? वी चूज अ फ्रीक्वेंसी फॉर विच पावर इज हाफ ऑफ पीक वैल्यू। दोनों सेम बात है। एक बार बताओ, इन्होंने बोला है एम्पलीट्यूड इज 1 बाय रूट टू। किसका एम्पलीट्यूड बोला? ईएमएफ का कि करंट का बोला? नहीं, तो दोनों का, दोनों का। राइट। व्हाट इज पीक वैल्यू? एम्पलीट्यूड का, इसका ईएमएफ का पीक वैल्यू ई नॉट, तो उसके हिसाब से एम्पलीट्यूड बाय रूट टू मतलब ई नॉट बाय रूट टू, ई नॉट बाय रूट टू। और करंट के लिए भी आई नॉट बाय रूट टू, तो क्या हो गया? ई नॉट आई नॉट बाय टू। लेकिन ई नॉट आई नॉट क्या था? पी मैक्स, तो पी मैक्स बाय टू। तो वो भी वही चीज बोल रहे हैं, सिर्फ बोलने का तरीका उनको क्या थोड़ा डिफिकल्ट करके लिखना होता है ना। तुम सोचो कि क्या बोल रहे हैं। सपोज वी चूज अ वैल्यू फॉर ओमेगा फॉर विच द एम्पलीट्यूड इज 1 बाय रूट टू टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू। किसका एम्पलीट्यूड नहीं बोला, तो आपके लिए छोड़ दिया कि तुम समझो किसका एम्पलीट्यूड। दोनों का। किसका? दोनों का, करंट का और ईएमएफ का। तो बेटर क्या था? वी कुड हैव सेड वी चूज अ वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर विच द पावर इज हाफ ऑफ मैक्सिमम पावर। ये ज्यादा सिंपल है। तो हम ओमेगा का ऐसा वैल्यू ढूंढ रहे हैं, ओमेगा मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी। उसका ऐसा वैल्यू ढूंढेंगे जिस वैल्यू पे पावर क्या होना चाहिए? पावर क्या होना चाहिए? हाफ। किसका हाफ? मैक्सिमम पावर का हाफ। बराबर। तो ये होना चाहिए ई जीरो आई जीरो बाय टू। क्लियर यहां तक? पक्का? मतलब ई जीरो बाय रूट टू आई जीरो बाय रूट टू मतलब ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। क्लियर? तो हमको ऐसा फ्रीक्वेंसी मिल गया। इस फ्रीक्वेंसी को हमने बोल दिया, क्या बोल दिया? ओमेगा वन। क्या बोल दिया इसको? ओमेगा वन। तो ओमेगा वन पे पावर कितना है? पीक वैल्यू का हाफ। लेकिन वेट अ मिनट, ऐसा है कि ऐसी और एक फ्रीक्वेंसी है। देयर इज वन मोर फ्रीक्वेंसी एट विच द पावर विल बी हाफ ऑफ पीक वैल्यू। सही है। अब ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से जो फ्रीक्वेंसी थी जहां पे पीक वैल्यू बाय टू था, ये जो डिफरेंस इसको बोल देंगे डेल्टा ओमेगा। क्या बोल देंगे? डेल्टा ओमेगा। तो ये भी कितना हो गया? डेल्टा ओमेगा। तो ये जो ओमेगा वन और ओमेगा टू, ओमेगा वन और ओमेगा टू में डिफरेंस कितना हो गया? टू डेल्टा ओमेगा। इसको बोलते हैं बैंडविड्थ। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? बैंडविड्थ। अब ये जो ओमेगा वन था, ओमेगा वन, कैन यू राइट डाउन ओमेगा वन एज ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा? क्योंकि ओमेगा वन ये ओमेगा आर के लेफ्ट साइड में है, मतलब ओमेगा आर से छोटा है। कितना कितना छोटा है? डेल्टा ओमेगा। तो क्या लिखोगे? ओमेगा वन इक्वल टू ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा। टेक्स्ट में प्लस लिखते रहना, करेक्ट करो। ओमेगा वन इज ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा लिख के रखा है, उधर क्या होना चाहिए? माइनस। मिला? करेक्ट हो गया। तो व्हाट विल बी ओमेगा टू? ओमेगा आर, वेरी गुड, प्लस ओमेगा टू इज ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा। सही है, करेक्ट है। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, अगर मैं ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन कर देता हूँ, तो क्या आएगा? हाँ, टू डेल्टा ओमेगा। तो इट विल बी, क्योंकि ये माइनस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन इज टू डेल्टा ओमेगा, और इसको तुम बोलते हो बैंडविड्थ। क्या बोलते हैं इसको? बैंडविड्थ। इट इज बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट।
क्यू फैक्टर या फिर शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू दैट ऑफ बैंडविड्थ. So it is defined as the ratio of resonant frequency का रेशियो और बैंडविड्थ का रेशियो एंड द रेशियो ऑफ बैंडविड्थ. तो ये आ गया आपका ओमेगा आर अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा या फिर ओमेगा आर अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा. तो दिस इज क्यू फैक्टर ऑफ अ सर्किट या रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस. मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, लेकिन बिफोर आई रिपीट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ये हम लोग क्यों कर रहे हैं. फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी हो ना, ऐसा ऐसे डिफाइन नहीं करते चलो मेरे को कुछ तो नया डिफाइन करना कर दिया, ऐसा नहीं. एफिशिएंसी क्यों डिफाइन किया था? टू कंपेयर टू हीट इंजन्स, याद है बराबर. ERMS या फिर मीन वैल्यू क्यों डिफाइन किया था? टू कंपेयर टू सिग्नल्स, बराबर. आगे जाके चैप्टर नंबर 16 में गेन नाम का चीज आएगा. गेन, वोल्टेज गेन, करंट गेन, वो भी होगा टू कंपेयर टू डिफरेंट सर्किट. उस केस में एम्पलीफायर्स, राइट. जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स होगा उनको पता होगा व्हाट इज एम्पलीफायर, है ना. और ओपैम भी पता होगा आपको, ऑपरेशनल एम्पलीफायर पता होंगे आपको, बराबर. वैसे ही अगर मुझे दो LCR सर्किट को कंपेयर करना है तो वी कंपेयर टू LCR सर्किट विद द हेल्प ऑफ Q फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर. ओके, so it just gives you comparison between two circuits. So let us repeat this very quickly. Very simple topic. टॉपिक ये है, हमको शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस डिफाइन करना है. मैं कंपेयर करके बताता हूँ आपको. आई विल शो यू ग्राफिकली इसका मतलब क्या है, बताता हूँ मैं, लेकिन पहले ही समझ लो. या फिर क्यू फैक्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, तो रेजोनेंस सर्किट दो थे, एक था सीरीज एक था पैरेलल. हम लोग ये स्ट्रिक्टली डिफाइन करते हैं फॉर सीरीज LCR. अब सीरीज LCR में होता क्या है कि इम्पीडेंस की वैल्यू जाती है मिनिमम, करंट की वैल्यू जाती है मैक्सिमम. लेकिन इम्पीडेंस की वैल्यू मिनिमम कब होती है? एट अ गिवन फ्रीक्वेंसी विच इज कॉल्ड एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. तो तुम एफ चेंज करते हो, लीनियर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा चेंज होता है क्योंकि ओमेगा इज 2πf. ओमेगा चेंज हुआ तो एक्सएल और एक्सए की वैल्यू चेंज होती है. वो चेंज हुआ तो इम्पीडेंस चेंज होता है. इम्पीडेंस चेंज हुआ तो करंट चेंज होता है. करंट चेंज हुआ तो पावर चेंज होता है. मतलब जब इम्पीडेंस की वैल्यू मिनिमम हो गई उस केस में करंट की वैल्यू मैक्सिमम और पावर की वैल्यू भी मैक्सिमम. इसका मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर आउटपुट फ्रॉम द सर्किट. अब हम ऐसे दो फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे, दो, क्योंकि पीक के दोनों साइड पे एक एक मिलेगा आपको, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, सच दैट उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे पावर क्या होना चाहिए? हाफ. किसका हाफ? पीक का हाफ, मैक्सिमम का हाफ, राइट. तो एक मिल गया ओमेगा 1 और एक मिल गया ओमेगा 2. ओमेगा 1 का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से डिफरेंस कितना है? डेल्टा ओमेगा. ओमेगा 2 का कितना है? डेल्टा ओमेगा. तो ओमेगा 1 क्या आएगा? ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा. ओमेगा 2 क्या आएगा? ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा. तो इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 करोगे तो मिल जाएगा 2 डेल्टा ओमेगा, दैट इज कॉल्ड एज बैंडविड्थ. अब ये बैंडविड्थ कोई नई बात है ही नहीं. बैंडविड्थ का किसी भी फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में एक ही मतलब होता है, कितने फ्रीक्वेंसी से कितने फ्रीक्वेंसी तक. सही है. ये तो तुम सुनते हो ना 4G स्पेक्ट्रम का, क्या बोलते हैं उसको, निलामी, क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड इंग्लिश वर्ड फॉर दैट, क्या बोलते हैं? ऑक्शन. तो ये जो ऑक्शन होते हैं ना 2G 3G 4G 5G स्पेक्ट्रम के, राइट. तो दे सेल दिस बैंडविड्थ कि जियो इतने से इतने में ऑपरेट करेगा, बोली लगती है कि तुमको कितने रेंज चाहिए. मोर द बैंडविड्थ मतलब डेफिनेटली ज्यादा अच्छा सिग्नल आपको मिल पाएगा. तो वो दैट इज व्हाट दे सेल. इस फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी तक जियो विल ऑपरेट, यहाँ से यहाँ तक एयरटेल विल ऑपरेट. तो बैंडविड्थ का किसी भी कॉन्टेक्स्ट में मतलब एक ही होता है, फ्रॉम व्हाट फ्रीक्वेंसी टू व्हाट फ्रीक्वेंसी, राइट. तो हमको मिल गया ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एज 2 डेल्टा ओमेगा, दैट इज कॉल्ड एज बैंडविड्थ. नाउ quality factor or sharpness of resonance or Q factor is defined as resonant frequency upon bandwidth. तो ओमेगा आर अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा. अभी काम में कहाँ आएगा वो सोचो. फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास दो LCR सर्किट है. There are two LCR circuits that we have. मैंने पहले बता दिया कि we will be using this for comparison. तो कंपैरिजन के लिए दो सर्किट को कंपेयर करना है. तो फॉर एग्जाम्पल एक का सिग्नल ऐसा है, मतलब करंट का ग्राफ ऐसा है. दूसरे का
दूसरे का करंट का ग्राफ ऐसा है, सही है, बराबर। बैंडविड्थ ज्यादा है, तो इसका बैंडविड्थ ज्यादा है। क्यू फैक्टर किसका ज्यादा है? सेकेंड का, बराबर। क्योंकि सेकेंड के लिए रिमेंबर क्यू फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ, तो जिसका बैंडविड्थ कम उसका क्यू फैक्टर ज्यादा है। इसके लिए छोटे बैंडविड्थ में अगर तुम काम करोगे ना, तो तुमको सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छा मिलेगा, ऐसा उसका मतलब भी होता है। दैट इज अ बेटर सर्किट, बट पर्पस टू पर्पस डिपेंड करता है क्या पर्पस के लिए। और वैसे भी याद रखो, ये एक्सेप्टर सर्किट है, मतलब ये सिर्फ सिंगल फ्रीक्वेंसी को पास होने देता है। तो जितना बैंडविड्थ कम होगा उतना ही क्वालिटी अच्छा होगा, क्योंकि उसको वैसे भी एक ही फ्रीक्वेंसी को पास करना है, बाकी उसको क्या करना है, रिजेक्ट करना है। यहाँ तक क्लियर? So that was the last topic of this chapter. We'll move ahead with remaining questions now. Practice problem number 19. Find the capacity of a capacitor for which, sorry, find the capacity of a capacitor which, when put in series with a 10 ohm resistor, makes the power factor equal to 0.5. Assume an 80 volt 100 hertz AC supply. तो सबसे पहले तुमको ये समझ में आना चाहिए क्वेश्चन पढ़ के कि ये जो सर्किट है ये आरसी सर्किट है, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर। तो तुमको ये समझ में आना चाहिए कि आरसी सर्किट में ईएमएफ लैग करता है, करंट लीड करता है। अगर ये बेसिक बेसिक चीजें क्लियर है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि इसमें मैथ भी लगेगा, अब नहीं तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको दिया क्या है वो देख लो, क्या दिया हुआ है, रजिस्टर दिया हुआ है, आर की वैल्यू दी हुई है 10 ओम, 10 है ना, यस। और पावर फैक्टर अगर याद होगा आपको, cos फाइव 0.5 मतलब 1/2, ठीक। ERMS is 80 volt and frequency is 100 hertz। और आपको पूछा है कैपेसिटेंस, यू आर सपोज टू फाइंड आउट कैपेसिटेंस, सी सी पूछा है आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो हाउ टू फाइंड आउट सी। वो तो चलो ठीक है, वो तो देख लेंगे, लेकिन अच्छा, तो यू आर ट्राइंग टू राइट इन टर्म्स ऑफ एक्स सी, ओके। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? बाकी कुछ ऐसा तुम, मे बी यू कैन वर्क आउट समथिंग। हाउ टू फाइंड आउट कैपेसिटेंस इन दिस केस? तो व्हाट यू जस्ट सेड, अभी मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जाता हूँ, फॉर्मूला छोड़, तुमको नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं, डायरेक्टली सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सर्किट कौन सा है? आरसी है। आरसी में कौन लीड करता है? तो ये कौन है, एक्स एक्सिस कौन है, करंट, ये कौन है, ईएमएफ। चलो वेरी गुड। मैं एक काम करता हूँ, ये ट्राइंगल कंप्लीट कर लेता हूँ। वैसे हमने इसको इम्पिडेंस ट्राइंगल बोल के रखा, तुमको पता होना चाहिए इम्पिडेंस ट्राइंगल ये क्या है, वेरी गुड। और cos फाई की वैल्यू क्या है, 0.5, वेरी गुड, राइट, गुड। बट व्हाट इज cos बाय डेफिनेशन? एक्सिस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वेरी गुड। तुमको मैंने बताया था, ये ये क्या होता है, ई आर होता है, क्या होता है, ई आर, ई आर क्या होता है, आई आर, क्या होता है, ये क्या होता है, ऐसा ही है ना? अरे हाँ कि ना? अरे भूल गए, इम्पिडेंस ट्रायंगल नहीं याद तो कैसे चलेगा? अरे ये होता है ई आर, जो होता है करंट का डायरेक्शन। यहाँ पे लैग कौन कर रहा है, ईएमएफ, कितने से कर रहा है, 90 डिग्री से, तो ये कौन है, ईसी। ये ईसी है तो ये कौन है, ईसी है, वेरी गुड। अगर ये ईसी है तो ये कौन है, आई एक्सी है, और ये कौन है, आई आर है। मतलब बेसिकली ऐसा है कि ये जो दोनों साइड्स है, दोनों साइड में कौन कॉमन है, आए, कौन कॉमन है, आए। तो आए आए गया, कॉमन फैक्टर को उड़ा दो, यहां से उड़ा दो, उड़ा दिया क्या, यस।
और ये पता है कौन होता है? ये होता है तुम्हारा ई, मतलब रिजल्टेंट ई, मतलब इम्पेडेंस। आ गया ध्यान में? वेरी गुड। अगर ये ध्यान में आया तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा, सिंपल सी बात। मैं वापस बता रहा हूँ। अब तुमको रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10। व्हाट इज cos phi बाय डेफिनेशन? एडजेसेंट अपॉन, तो आर बाय जेड ये कितना है? 0.5 है। तो यहाँ से तुमको जेड मिल जाएगा, मिलेगा जेड। यस। तो क्या है जेड, क्या है? आर बाय 0.5, और 0.5 1/2, तो ऊपर गया तो क्या हो गया? 2r, मतलब कितना हो गया? 20। तो ये 10 और ये 20, ये 10 और ये 20, सही है। वेरी गुड। तो तुमको यहाँ से एक्स ही मिल जाएगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो व्हाट इज एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर? व्हाट इज जेड स्क्वायर? 400 माइनस 100, तो कितना हो गया? 300। मतलब एक्स सी की वैल्यू कितनी आ गई? 10√3। रूट ऑफ 300 मतलब 10√3 होता है, 10√3, 10√3। तुमको क्या फाइंड करना था? सी। व्हाट इज एक्स सी? 1/ओमेगा सी, सही, बराबर। तो व्हाट इज सी? 1/ओमेगा इंटू 10√3। व्हाट इज ओमेगा? 2πf, 2πf। तो सी इक्वल टू 1/2πf। हाँ वो कर लेंगे हम लोग, वो कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो 2 × 200 पाई, कितना? 200, और ये 10, तो 2000, मतलब बेसिकली 2√3 पाई इंटू 10⁻³ कैसे? 4 कैसे? 3। अच्छा, बराबर, गुड। मेरा 3 कैसे? 4, 4 कैसे? 5, हो गया, सही है, गुड। इसको कैलकुलेट करो, ये 10⁻³ आ गया। 1/2√3 पाई। इसके लिए मैं ले लूंगा कैलकुलेटर की हेल्प, आप नहीं ले सकते। 2 × 1.732 इंटू 3.1, 10.876, ठीक है। 1 / 10.876, 0.091 समथिंग 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 ना। कितना आया था? 919455, 919455, 94, यहाँ तक ठीक है। आंसर माइक्रो में है, मिली में है, -5 में है। तो -5 में है तो फिर क्या? 91, 9.194 इंटू 10⁻⁻⁵ क्या दिया है उधर? 9.2, राउंडिंग ऑफ इज 9.2। नेक्स्ट क्वेश्चन डन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी वापस से मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू सोचना पड़ेगा आपको। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट टू चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू द आरएमएस वैल्यू। कितने टाइम में फॉर अ 50 हर्ट्ज सप्लाई, फॉर अ 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट, कितने टाइम में वैल्यू, करंट की वैल्यू 0 से आरएमएस होगी, 0 से आरएमएस होगी, ऐसा तो पूछ रहा है। तो ऑफ कोर्स आपको इसको मैथमेटिकली ही सोचना पड़ेगा, नहीं तो समझेगा ही नहीं। कितने टाइम में 0 से आरएमएस होगी, तो पहले तुमको ये देखना पड़ेगा कि 0 कब था, है ना। फिर देखना पड़ेगा कि आरएमएस कब हुआ, और दोनों का टाइम डिफरेंस, सही है। यस, गए यहाँ पे, यहीं पे गए। एफ इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 50। आई विल कम डायरेक्टली टू द सॉल्यूशन। मैं फिर फॉर्मूला मेंशन नहीं करूंगा, सिर्फ टाइम फाइंड करना लिख देता हूँ। आई का हम लोग I0 साइन ओमेगा टी अज्यूम कर लेते हैं। जैसे तुमने अज्यूम किया तो इनिशियल करंट 0 ही था। क्यों? इफ टी इक्वल टू 0, व्हाट इज साइन 0? हाँ, तो तुमको अगर मैथमेटिक्स पता होगा कि साइन वेव दिखता कैसे है, साइन की वैल्यू 0 कब होती है, तो समझेगा। मैंने जानबूझ के साइन अज्यूम किया, क्योंकि कॉस भी ले सकता था मैं। अगर मैं कॉस लेता तो मुझे पहले देखना पड़ता कि 0 कब था, 90 डिग्री पे। कॉस 90 इज 0, राइट। तो टाइम वेस्ट करने की जगह पे हमने बोला कि चलो मान लो, लेट द करंट सिग्नल इज गिवन बाय I0 साइन ओमेगा टी। इससे क्या हुआ?
कि एट टी इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू जीरो, मतलब इनिशियल करंट जीरो ही था। तो मुझे तो सिर्फ क्या चेक करना पड़ेगा, कब उसकी वैल्यू आरएमएस की। वेरी गुड। तो एज यू नो, बट व्हाट यू नो इज, व्हाट इज आरएमएस? आई नॉट बाई, आई नॉट बाई रूट टू। वेरी गुड। क्या करेंगे अब? किस कहाँ पे सब्सिट्यूट करें? आई इक्वल टू, ये आई और ये आई सेम है, सेम है क्या? यस, सेम है ये, सेम है ये दोनों। हाँ, ओके ओके। तो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू विल बेसिकली, इसको तुमको आरएमएस लिखना पड़ेगा। तो फ्रॉम वन एंड टू लेफ्ट हैंड साइड इज सेम। तो आई नॉट बाई रूट टू इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट कैंसल। वन बाई रूट टू कब होती है वैल्यू? पाई बाय फोर पे। तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाय फोर। ओमेगा टी की वैल्यू आ गई पाई बाय फोर। तुमको टी पूछा था, टी व्हाट इज टी? पाई बाय फोर ओमेगा। आंसर ओमेगा के टर्म्स में है कि नंबर के टर्म्स में? नंबर। ठीक है, फिर जो हो जाएगा फोर इंटू टू पाई है, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो टी इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 है, तो 50 इंटू टू 100, 100 गया ऊपर, 10 रेज टू 1/4 इज 0.25, 0.25, तो 2.5 टू 10 रेज टू -3 होना चाहिए। क्या दिया हुआ है? ओके, 2.5 इंटू 10 रेज टू माइनस सेकेंड। एफ की वैल्यू 50 डालने के बाद, पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जस्ट स्मॉल ट्रिक फॉर यू फॉर जे डबल इन एच सी ई टी। अब याद रख लेना कि करंट की वैल्यू आरएमएस तक जाने में जीरो से टाइम होता है पाई बाय फोर ओमेगा, पाई बाय फोर ओमेगा। सिर्फ आपको देखना है कि ओमेगा क्या है। ओमेगा टू पाई एफ। इस केस में एफ की वैल्यू 50 थी, किसी केस में 100 होगा, किसी केस में कुछ होगा, बट यू विल स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम हियर, टी इक्वल टू पाई बाय फोर ओमेगा। तो करंट टेक्स टाइम टी इक्वल टू पाई बाय फोर ओमेगा टू गो फ्रॉम जीरो टू आरएमएस वैल्यू। हाउ अबाउट पीक वैल्यू? पीक वैल्यू इज रूट टू टाइम्स ऑफ आरएमएस, राइट? ई आर एम एस तुम क्या लिखते हो, आई आर एम एस तुम क्या लिखते हो? आई जीरो बाई रूट टू। तो आई जीरो क्या होगा? रूट टू आई आर एम एस। तो पीक वैल्यू पे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? आर एम एस तक जाने के लिए इतना लग गया, तो पीक वैल्यू तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? ये आर एम एस पीक तक जाने के लिए तुम इधर रूट टू कहाँ लिखने वाले हो? देखोगे क्या? तुम क्या बोलोगे कि मुझे कहाँ तक जाना है? पीक तक। तो पीक पीक कैंसर, तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ गई? वन। कब होती है? पाई बाय टू। तो ओमेगा टी क्या हो गया? पाई बाय टू। तो फिर टी क्या हो गया? पाई बाय टू ओमेगा। इससे क्या सीखा? इससे तुमने क्या सीखा? आरएमएस तक जाने में पाई बाय फोर ओमेगा, और पीक तक जाने में तो क्या रिलेशन बन गया? टी पीक बाय टू, मतलब पीक तक जाने में तुमको डबल टाइम लगने वाला है कंपेयर टू आरएमएस। तो टी पीक इज टू टाइम्स ऑफ टी आरएमएस। जो ये ट्रिक बनाना सीख गया वही जेई जैसे एग्जाम क्लियर क्रैक करता है, नहीं तो नहीं होता है। ओके, हर एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुमको सोचना पड़ेगा कि क्या वेरिएशन आ सकता है एग्जाम में, तो सब पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटी in picofarad. What is picofarad? 10 to minus 12, which will make 1.1101.4 microhenry inductance to oscillate with frequency of 1 megahertz. बढ़िया, गुड। तो क्या बोला है आपको? आपको बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटी, सी की वैल्यू फाइंड करो, विच विल मेक
101.4 माइक्रो हेनरी, 101.4 माइक्रो हेनरी inductance to oscillate with frequency of 1 megahertz. oscillate मतलब बेसिकली रेजोनेंस। ओके गुड। तो फाइंड क्या करना है तुमको? सी। कैसे करोगे? एफ आर। वेरी गुड, गुड गुड गुड। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने डिराइव करके रखा है 1/2 pi√of LC। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायर कर लो, एफ आर स्क्वायर इक्वल टू 1/4 pi² LC। तो सी मिल जाएगा 1/4 pi² FR² इंटू एल। तो जस्ट पुट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व करो, खत्म। इतना ही आपको करना है। ओके तो लेट अस सी। ये आ जाएगा सी इक्वल टू 1/4 pi²। एफ आर कितना था? 10⁶। उसका स्क्वायर कितना है? 10⁻²। एल कितना है? 101.4 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻6 फैरेड। माइक्रो है ना। और तुमको कैपेसिटी किसमें चाहिए? पिको में। पिको मतलब तो 10⁻12 को ऊपर लेके जाओ, उसको डिस्टर्ब मत करवाओ, उसको छोड़ दो, ऐसा करो छोड़ दो। 1/4 pi² इंटू 101.4 इंटू 10⁻⁻6 और यहाँ पे 10⁻⁻12, वो पिको फैरेड बन जाएगा, पिको फैरेड हो जाएगा वो। ठीक। रफली रफली आई टेल यू द आंसर, अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग। यहाँ ध्यान दो, सब ध्यान यहाँ पे दो। 101.4 मतलब 100, पाई स्क्वायर मतलब 10, तो 100 और 10 10⁻3 और ये -6 मतलब 10⁻, ऊपर जाके प्लस 1000/4 250। तो 250 पिको फैरेड के आसपास आंसर होगा ही। 249.7 पिको फैरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। डन? पक्का पक्का? श्योर श्योर? दो लास्ट के दो क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, सिर्फ अलग अलग क्वांटिटी पूछा है। और 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर is charged to 25 volt. 10 microfarad capacitor is charged to 25 volt of potential. The battery is disconnected. मतलब तुमने क्या किया? पहले तो कैपेसिटर लिया, उसको बैटरी में कनेक्ट कर दिया, कैपेसिटर का चार्जिंग हो गया, बैटरी का डिस्चार्जिंग हो गया, बैटरी हटा दिया, बैटरी गया। बैटरी गया पे कौन आया? प्योर 100 मिली हेनरी कॉइल, मतलब इंडक्टर। तो ये बन गया तुम्हारा एलसी ऑसिलेशन का सर्किट। क्या था एलसी ऑसिलेशन में? यही था, एक एल था एक सी था, बाकी कुछ नहीं था। लेकिन वो सी चार्ज था, याद है क्या? कैपेसिटर वाज चार्ज। तो इन्होंने क्या बोला आपको? कैसा नहीं बोला कि एलसी ऑसिलेशन है, देखो सर्किट है, बैटरी लो, कैपेसिटर को कनेक्ट करो और बैटरी निकाल दो, फिर इंडक्टर लगाओ। मतलब तुमको बता रहे हैं कि चार्ज कैपेसिटर लगाओ। चार्ज कैपेसिटर लगाओगे तो उस कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होता है, विच इज हाफ CV², राइट। और फिर जब वो कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग स्टार्ट होता है थ्रू इंडक्टर, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है, विच इज ½ LI²। अब आगे पढ़ो, फॉर्मूला वो लगने वाला है, ½ CV² इक्वल टू ½ LI²। गुड। सो दैट एलसी ऑसिलेशन सेटअप। आ गई बात कि तुमने बैटरी निकाल के इंडक्टर लगा दिया तो क्या चालू हो गया? एलसी ऑसिलेशन। कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट इन द कॉइल। वेरी गुड। तो गिवन पैरामीटर में उनको बताया है कैपेसिटर का कैपेसिटी 10⁻⁻5, 10 माइक्रोफैरड मतलब 10⁻⁻6 मतलब 10⁻⁻5। और वोल्टेज जो भी तुमने अप्लाई किया था होता 25 वोल्ट का। उसके बाद जो तुमने इंडक्टर अप्लाई लगा दिया है, उसका इंडक्टेंस वैल्यू है 100 इंटू 10⁻⁻3 मतलब 10⁻⁻1, 100 मिली हेनरी है ना। 100 इंटू 10⁻⁻3 मतलब 10⁻⁻1 मतलब 0.1, 0.1। ओके गुड। और फाइंड क्या करने के लिए बोला है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मतलब करंट।
मैक्सिमम वैल्यू पे क्या होता है पता है? मैक्सिमम वैल्यू पे जो कैपेसिटर का इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी था वो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो गया। मतलब बेसिकली हाफ सीवी स्क्वायर बन गया हाफ एल आई स्क्वायर। हाफ हाफ हो गया कैंसल, तो आई स्क्वायर आ गया सीवी स्क्वायर बाय एल। सही है, आई स्क्वायर इज सीवी स्क्वायर बाय एल। तो आई इक्वल टू रूट ऑफ सी बाय एल इंटू वी। फॉर्मूला रेडी, अब सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, डन। तो आई इक्वल टू सी विच इज 10 to -5, एल विच इज 10 to -1, 0.1 मतलब 10 to -1 इंटू वी कितना है 25, 10 to -4 नीचे -1 तो 10 to -5 और नीचे -1 10 to -4 उसका रूट -2 इंटू 25, 0.25 एम्पियर। लास्ट क्वेश्चन, a 100 microfarad capacitor is charged with a 50-volt source supply। 100 माइक्रोफैरड कैपेसिटर को तुमने 50 वोल्ट के सप्लाई से चार्ज कर दिया, then source supply is removed and the capacitor is connected across an inductance, as a result of which 5 ampere current flows through the inductance। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। मतलब पूरा सेम है, पिछले केस में आई पूछा था, एल दिया था, अब आई दिया है, एल पूछा है। तो हम लोग स्मार्ट है और हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है, तो स्मार्ट बोर्ड से स्मार्ट काम करवाते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर इन दिस केस? 100 into 10 to -6 मतलब 10 to -4। वेरी गुड, गुड 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 गुड। और और वोल्टेज कितना है 50, 50 वोल्ट वोल्टेज है 50 वोल्ट। ठीक, करंट कितना दिया हुआ है 5 एम्पियर। पूछा क्या है एल। ओके ओके गुड। तो यहां से मिल जाएगा एल इक्वल टू बाय आई स्क्वायर, तो एल इक्वल टू सी वी बाय आई का स्क्वायर। गुड। तो एक्सट्रीमली सिंपल, जस्ट कैलकुलेशन, 10 to -4, v कितना था 50, i कितना है 5 मतलब 10 रेज टू 10 स्क्वायर इज 100, 10 to -4 10 to -2, 0.01 ये दिया गया, हो गया खत्म। दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर।